डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग यूपीएसआई का जो ऑनलाइन एग्जाम 2017 में हुआ था उसमें संख्याओं पर आधारित कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, इन सवालों को आज के क्लास में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। और सिर्फ उन सवालों को ही जानने का प्रयास नहीं करेंगे, हम लोग ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि सवालों का उत्तर देने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। मुख्य बात यही है कि सवाल का उत्तर तो हर कोई देता है, लेकिन इन सवालों का उत्तर देने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है, ये हम लोग आज के क्लास में जानने का प्रयास करेंगे। तो अब मैं आता हूं सीधे अपने क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर 1 से मैं अपनी क्लास की शुरुआत करता हूं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि आप लोग इस क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 3 मोबाइल फोन और 1 वॉकमैन की कीमत 80,000 है। 3 मोबाइल, यहां आप देख रहे हैं कि 3 मोबाइल और एक वॉकमैन, इसकी कीमत कितनी है? 80,000 रुपया है। ये क्वेश्चन में ये डाटा दिया गया है। इस क्वेश्चन में फाइनली पूछा क्या गया है कि एक मोबाइल फोन की कीमत कितनी होगी। एक मोबाइल की कीमत कितनी होगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ दूसरा डाटा भी लिखेंगे। जैसे दूसरा डाटा दिया गया है कि 5 मोबाइल, दूसरा डाटा दिया गया है कि 5 मोबाइल और प्लस 2 वॉकमैन की कीमत जो है वो दी गई है। कितनी है तुम्हारी? 1,50,000 है। 1,50,000 है। आप लोगों से ये पूछा गया है। आप करोगे क्या कि यहाँ से एक्स वाई में 2 इक्वेशन बनाओगे, फिर इक्वेशन को कैलकुलेट करोगे और तब सवाल का आप लोग उत्तर दोगे। लेकिन जरा ऑप्शन पर गौर करो, और ऑप्शन पर गौर करोगे तो सवाल का उत्तर बिना कागज पर कलम चलाए भी दिया जा सकता है। ये बताओ कि 3 मोबाइल और 1 वॉकमैन की कीमत 80,000 रुपया है, तो जब एक मोबाइल का कीमत बताना होगा तो एक मोबाइल का कीमत जाहिर सी बात है कि 80,000 से तो कम ही होगा। 80,000 से तो कम ही होगा एक मोबाइल का कीमत। पहला ऑप्शन हम लोगों का कितना है? आप देख रहे हो कि 5 लाख रुपया है। तो 5 लाख रुपया तो एक मोबाइल का हो ही नहीं सकता है। जब 3 मोबाइल और 1 वॉकमैन का कीमत 80,000 है, तो एक मोबाइल का कीमत 80,000 से कैसे ज्यादा हो सकता है? तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया। दूसरे ऑप्शन पर आओ, 50,000 पर। तो अगर एक मोबाइल का कीमत ही 50,000 ले लोगे तो 3 मोबाइल का कीमत तो फिर 80,000 में ही 1.5 लाख हो जाएगा, और वॉकमैन जोड़ोगे तो और ज्यादा हो जाएगा। इसलिए वो 50,000 भी पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से डी ऑप्शन भी 1 लाख पॉसिबल नहीं है कि 3 मोबाइल 1 वॉकमैन का कीमत 80,000 है, तो एक ही मोबाइल का कीमत 80,000 से ज्यादा, यानी डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। तो जरा सा इसमें बचा कौन सा? सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन ही हो सकता है। अगर इस लॉजिक का हम लोग इस्तेमाल करें तो बिना कागज पर कलम चलाए सी ऑप्शन पर हम लोग टिक लगा करके आगे बढ़ सकते हैं। तो सवाल का उत्तर देने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि कागज पर 1 घंटा कलम ही चलाओ। किसी और तर्क के सहारे अगर सवाल का उत्तर देना पॉसिबल है, चाहे वो ऑप्शन का ही रास्ता क्यों ना हो, तो इस तरीके से आप उत्तर देकर के, परीक्षा हॉल में उत्तर देकर के आगे बढ़ जाना ही बुद्धिमानी की बात होगी। अब हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है कि जीव विज्ञान और अंग्रेजी में कुल अंक कितना है? जीव विज्ञान और अंग्रेजी, इन दोनों को मिला करके जो कुल अंक है वो 150 है। और आगे कहा गया है कि जीव विज्ञान का 1 तिहाई ये बराबर है किसके? अंग्रेजी के आधे अंक के बराबर है। अंग्रेजी के आधे अंक के बराबर है। तो पूछा गया है कि जीव विज्ञान में कितने अंक हैं? तो पूछा गया है कि जीव विज्ञान में कितने अंक हैं?
अब जरा सा ऑप्शन से ही अगर इस क्वेश्चन को हम कैलकुलेट करने का प्रयास करें तो जो हमारा पहला ऑप्शन है कि जीव विज्ञान में, मान लो पहला ऑप्शन हम 90 ले लेते हैं, तो जीव विज्ञान में पहला ऑप्शन अगर हम 90 ले लेते हैं तो टोटल अंक तो 150 है, इसका मतलब कि ये कितना हो जाएगा 60। अगर पहले ऑप्शन को हम ले, अब देखो 90 का 1/3 कितना होगा 30, और ये 60 का आधा भी कितना होगा 30, ये दोनों आपस में बराबर हो गया, यानी कि हमारा जीव विज्ञान में पहला ऑप्शन 90 मानना सही हो गया। तो इस तरीके से ही हम सवाल का उत्तर दे करके आगे बढ़ जाएंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में जरा सा आप देखो, इसमें कहा गया है कि 100 को ऐसे 100 को 2 भाग ए और बी में विभाजित किया गया है, और कहा गया कि ए और बी के व्युत्क्रम का योग 1/24 है, बड़ी संख्या कौन सी होगी। ऑप्शन से ही कोशिश करते हैं, ऑप्शन से ही कोशिश करते हैं। तो इसमें सीधा सीधा, बाकी तो थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा है, 45, 65, 35, 60 थोड़ा सीधा दिख रहा है। मान लिए कि ए का मान 60 है तो बी का मान कितना होगा 40, क्योंकि 100 को 2 भागों में हम लोगों ने बांटा है, तो 100 को 2 भागों में बांटा है, ए को मान लिए 60 तो बी 40। अब देखते हैं कि इनके व्युत्क्रम का योग जो है 1/24 हो रहा है कि नहीं। तो इसका व्युत्क्रम 1/60 प्लस 1/40, आप जोड़ तो तुम लोगों को आता होगा, ये 60 गुणे 40, और ये कितना 60 प्लस 40 आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, तो ये कितना हो गया 100, और ये कितना हो गया 2400। 0 से दोनों 0 कटा, 1/24 आ रहा है, यानी 1 भाग का 60 मानना हमारा सही हो रहा है। तो हम ऑप्शन से ही इस सवाल का उत्तर देकर के आगे बढ़ जाएंगे। और बड़ा भाग पूछा गया तो 40 और 60 में बड़ा कौन सा है, 60 ही बड़ा है। तो ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर बच्चों। 4 नंबर में ये कहा गया है कि 2 छात्र हैं रणवीर और रणवीर, और रणवीर ने रणवीर से 6 अंक अधिक हासिल किया है, यानी उनके अंकों का डिफरेंस कितना है 6 है। और कहा गया है कि रणवीर के अंक उनके अंकों के जो का 56% है, तो उनके अंक कितने हैं। यहां भी अगर हम इस क्वेश्चन में भी अगर ऑप्शन से आगे बढ़ने का अगर हम प्रयास करें तो ये जरा देखो, तो पहला जो है डिफरेंस तो ठीक है 40 और 34, इसमें पूछा गया उनका पहला आदमी रणवीर है और दूसरा जो है रणवीर है, ये ब और व का इसमें डिफरेंस दिया गया है। अगर हम इसका 40 और इसका हम 34 34 ले तो अंकों का, इनके अंकों का योग कितना हो जाएगा 4 3 7 74 हो जाएगा। अब कहा गया है कि रणवीर के अंकों के योग का 56% है, तो इसका 56% आप निकालोगे तो ये तो 40 नहीं हो पा रहा है, इसका 56% 40 नहीं हो पाएगा, इसलिए ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। अब जरा सा उसी तरीके से हम बी ऑप्शन पर आए 36 और 30 पर, तो ये 36 और 30 को अगर लेकर के हम चले सेकंड ऑप्शन कि ये 36 है ये 30 है, तो अंकों का जो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 66, और 66 का भी 56% निकालोगे तो ये 36 नहीं आएगा, ये भी डाटा डेसिमल फ्रैक्शन में आएगा। अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर सी पर, 38 और 22 है। अगर हम मान ले कि ये 38 है और ये 22 है, इसका मार्क्स 38 और इसका मार्क्स 22 है, तो 8 2 10 3 2 5 1 6, तो 60 का 56% अगर आप निकालोगे तो 60 का भी 56% निकालोगे तो ये 38 नहीं आएगा, ये 30 नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। अब हम आते हैं डी ऑप्शन पर। अगर डी ऑप्शन अगर हम लेकर के चलते हैं कि रणवीर का अंक अगर हम 28 और इसका 22 ले लेते हैं तो अंकों का योग कितना होगा 50, और इसका 56% निकालते हो बच्चों
तो 50 दूनी 100, 2 से ये 28 बार में कट गया, यानी इसका नंबर 28 मिल गया। इसका मतलब कि ये डी वाला ऑप्शन जो है हमारा सही है। तो इस क्वेश्चन में मैथ का कोई नियम अप्लाई न करके हम लोग ऑप्शन के सहारे ही सवाल का उत्तर दे सकते हैं। तो ये रहा हम लोगों का 4 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पिता जो है अपने 2 बेटा और 2 बेटी में 1 लाख रुपया डिवाइड किया और प्रत्येक बेटा से 10,000 रुपया कम मिल रहा है। प्रत्येक बेटा से 10,000 रुपया कम मिल रहा है। तो आप बताओ कि ये 1 लाख रुपया है, ये 1 लाख रुपया है, इसको बांटना है 2 बेटा और 2 बेटी में इसको बांटना है, और हर बेटी को हर बेटा से 10,000 कम मिल रहा है। तो बेटा की भी संख्या 2 है, बेटी की भी संख्या 2 है। तो एक बेटी को 10,000 कम मिला, तो दोनों बेटियों को मिला करके कितना कम मिला होगा? दोनों बेटियों को मिला करके 20,000 कम मिला होगा। अब 20,000 कम मिला होगा तो 1 लाख में 20,000 तो तुमने माइनस कर दिया, इसमें 1 लाख में 20,000 तुमने माइनस कर दिया। अब बचा कितना? तो बच गया कितना? 80,000। अब बच गया तुम्हारा 80,000। इसको अगर हम बराबर बराबर इसमें बांटे तो ये 40,000 रुपया दोनों लड़कों का, दोनों लड़कियों का, ये कितना हो गया? 40,000। अब ये 20,000 किसको ज्यादा मिला है? बेटों को ज्यादा मिला है। तो इसमें अगर हम 20,000 जोड़ दे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 60,000। इसका मतलब कि दोनों लड़कियों को मिला 40,000, दोनों लड़कों को मिला करके कितना मिला? 60,000। और इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि दोनों बेटों को मिला करके कुल कितना धन उसने दिया है। तो दोनों बेटों को मिला करके कितना धन दिया? 60,000। 60,000। दोनों बेटियों को मिला करके कितना दिया? 40,000। तो 2 बेटियों को मिला करके 40,000। अगर डाटा को सेटिस्फाइड करना चाहते हो तो देखो, 2 बेटी को 40,000, तो एक बेटी को कितना मिला? एक बेटी को मिला 20,000 और 2 बेटों को 60,000, तो एक बेटा को कितना मिला? एक बेटा को मिला 30,000। तो ये डिफरेंस जो है, अंतर जो है, ये 10,000 का अंतर तो है ही, ये अंतर तो 10,000 का है ही, यानी ये डाटा सेटिस्फाइड कर रहा है। इस क्वेश्चन को अगर इस तरीके से बनाया जाए तो मैं समझता हूं कि बिना कागज पर कलम चलाए सवाल का उत्तर दिया जा सकता है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है, 6 नंबर क्वेश्चन को जरा सा आप लोग देखो। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक संख्या x को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है जो x से 3 कम है, और इस प्रकार प्राप्त परिणामी संख्या को जब एक अन्य संख्या से गुणा किया जाता है जो x के मान का 4 गुना है तो परिणाम 48 होता है। x का मान क्या होगा? इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए, 6 नंबर क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए तुम्हारे पास 2 रास्ता है। मान लो कि नंबर x है, इसको x से 3 कम से आप डिवाइड करते हो, तो x माइनस 3 से आप डिवाइड करोगे। फिर इसमें कह रहा है कि परिणामी संख्या को x के मान के 4 गुना से गुणा कर रहे हैं, यानी 4x से गुणा कर रहे हैं, तो रिजल्ट हमारा मिल रहा है कितना? 48। अब इस तरीके से आप इक्वेशन लिखकर और क्वेश्चन को कैलकुलेट करोगे, इसमें टाइम आपका बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो अब हमारे पास दूसरा रास्ता बचता है, ऑप्शन का रास्ता। जरा पहले ऑप्शन पर गौर करो। तो पहला ऑप्शन क्या है? 6। तो इसको किससे विभाजित करोगे? 6 से 3 कम, तो 6 से 3 कम कितना हो गया? 3। अब इसको गुणा किससे करना है? इस 6 के 4 गुने से। तो 6 का 4 गुना कितना हुआ? 24। तो इससे गुणा करने पर ये 48 मिल जा रहा है। इसका मतलब कि हमारा पहला ऑप्शन ए जिसमें 6 दिया हुआ है, इस ऑप्शन से अगर हम चले तो सवाल का इतना सिंपली उत्तर दिया जा सकता है। अब आता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। और क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग देख रहे होंगे कि 500 को 2 भाग में इस प्रकार बांटा गया है
कि एक भाग का एक तिहाई दूसरे भाग से 72 कम है। जो पहला भाग है, पहला भाग का एक तिहाई दूसरे भाग से, पहला भाग का एक तिहाई दूसरे भाग से कम है, और कितना कम है? 73। पहले भाग का एक तिहाई दूसरे भाग से कितना कम है? 73 कम है। अब इस सवाल का उत्तर देने के लिए पूछा गया है कि दोनों संख्याओं को ज्ञात करें। आप इक्वेशन बनाओगे और इक्वेशन बना करके क्वेश्चन को कैलकुलेट करोगे, वो गलत रास्ता होगा। सही रास्ता ये, जरा ऑप्शन से आप देखो और चुटकी बजाते सवाल को सॉल्व करो। पहला भाग अगर हम जो पहले ऑप्शन में दिया है 394 और दूसरा भाग कितना दिया है? 106। अब बताओ 394 का 1/3 करोगे तो ये 106 से कम नहीं आएगा, जबकि 106 से ये इसका 1/3 करोगे तो 106 से ये कम नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया। सिमिलरली 72 कम है, सॉरी बच्चों 73 कम नहीं, यहां पर 72 कम है। दूसरे ऑप्शन पर हम लोग आए 417। 417 का अगर 1/3 करोगे तो ये भी जो है दूसरा भाग जो है कितना हमारा 83 से ये 72 कम नहीं होगा, बल्कि 83 से ये ज्यादा ही होगा। तो ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। अब हम आते हैं तीसरे ऑप्शन पर। तीसरे ऑप्शन को जरा सा देखो कि इसको अगर पहला नंबर हम मान ले 372 और ये दूसरा ऑप्शन है हमारा, दूसरा भाग कितना है? पहला भाग है 372, दूसरा 128। इसका 1/3 करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 124 और ये हमारा 128। तो इस दोनों का डिफरेंस लोगे तो 4 का ही डिफरेंस आ रहा है, यानी ये भी जो है इससे 72 कम नहीं है। ये भी रिजेक्ट हो गया। डी ऑप्शन पर अगर हम लोग आए, डी ऑप्शन पर तो 321 और दूसरा है कितना? 179। 321 का 1/3 करोगे और ये 179 है, तो देखो ये कितना हो गया? 107। और 107 जो है 179 से 72 कम है। इसका मतलब कि हमारा डी वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हमारा सही है, और डी वाले ऑप्शन पर हम लोग टिक लगा करके बढ़ जाएंगे। यहाँ तो तुमको बताने में मुझे इतना टाइम लग रहा है, वहां तो ब्रेन से कैलकुलेट करोगे, तो आंख से देखोगे और सवाल को माइंड में ही सोच करके इतना तेजी से उत्तर देके आप आगे बढ़ सकते हो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसमें कहा गया है कि दो संख्याओं का योग 150 है। अगर एक का 1/4 दूसरे के छठे हिस्से से 5 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात करो। यहां भी कहा गया है इस बार क्वेश्चन नंबर 8 में कि दो संख्याएं हैं, इनका योग कितना है? दो संख्याओं का योग कितना है? 150। और कहा गया है कि एक का 1/4 जो पहली है इसका 1/4 दूसरे के छठे हिस्से से 5 अधिक है। दूसरे के छठे हिस्से से 5 अधिक है, यानी दिस इज इक्वल टू बाई 5। एक का 1/4 दूसरे के छठे हिस्से से 5 अधिक है। छोटी संख्या ज्ञात करो। अब जरा सा हम छोटी संख्या को ले, एक पहला ऑप्शन ले 72। पहला अगर हम 72 ले ले तो दूसरा हमारा कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। पहला अगर 72 ले ले तो दूसरा कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा, क्योंकि 150 में 72 निकालोगे तो दूसरा 78 हो जाएगा। अब 72 का 1/4 करोगे कितना आएगा? 18। इसका बाई 6 करोगे कितना आएगा? देखो 18 जो है 13 से 5 अधिक है, यानी कि ये डाटा को सेटिस्फाई, 18 जो है 13 से 5 अधिक है, डाटा को सेटिस्फाइड कर रहा है। और 72 और 78 में छोटी संख्या कौन है? 72। यानी कि ऑप्शन से ही हम सवाल का उत्तर दे सकते हैं कि छोटी संख्या कौन सी है? 72। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर जो सवाल है बच्चों, इस 9 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हो कि एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के 40% से अधिक है, और इन मूल संख्याओं का बीच अंतर जो है 10 है।
तो दोनों संख्याओं के योग का मान क्या होगा। यहां भी हम लोग जो है ऑप्शन से ही सवाल का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। पूछा गया है कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। पहला ऑप्शन अगर हम ए ले, मान लेते हैं कि दोनों संख्याओं का योग 110 है। इसको दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है कि दोनों भाग का अंतर कितना हो 10, क्योंकि इसमें कहा गया है कि मूल संख्याओं के बीच का अंतर जो है 10 है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 10 है। तो मान लिए कि एक संख्या 50 है और एक संख्या कितनी है 60 है। अब इसमें कहा गया है कि एक संख्या का 50% दूसरे के 40%, तो इसका अगर 50% निकालेंगे तो कितना आएगा 25, इसका अगर 40% निकालेंगे तो कितना आएगा 24। और क्वेश्चन में भी तो यही कहा गया है कि एक का 50% दूसरे के 40% से एक अधिक है, तो यहां भी 25 24 से एक अधिक है। ये डाटा को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब कि दोनों संख्याओं का जो कितना होगा 110 होगा। ये ऑप्शन से ही एस्टिमेट करके और हम लोग सवाल का उत्तर देके परीक्षा हॉल में आगे बढ़ जाएंगे। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इसमें पूछा गया है बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन में कि एक परीक्षा में कुल कितने 22 प्रश्न हैं, जिसमें 4-4 अंक वाले हाँ ना वाले और 5-5 अंक वाले बहुविकल्पीय हैं। हाँ ना वाले जो है हाँ ना इसका 4 अंक है, और जो बहुविकल्पीय हैं बहुविकल्पीय इसके कितने मार्क्स हैं 5 अंक हैं। कुल प्रश्न कितने हैं हमारे, कुल प्रश्न जो है कुल प्रश्न कितना है 22 है, और कुल मार्क्स कितना है, कुल मार्क्स जो है ये है हम लोगों का 100 है। पूछा गया है कि 5 अंक वाले बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, बहुविकल्पीय वाले प्रश्नों की संख्या कितनी होगी। सपोज दैट मान लो कि जो पहला ऑप्शन ए है, ए को हम लेते हैं कि बहुविकल्पीय 12 है, तो बहुविकल्पीय अगर 12 है तो कुल प्रश्न 22 है। इसका मतलब कि हाँ ना वाले 10 हो जाएंगे। तो इस 5-5 अंक का ये नंबर है, तो इसका अंक कितना हो जाएगा, इसका अंक हो जाएगा 60, इसका 4-4 है तो इसका अंक कितना हो जाएगा 40। 60 और 40 जोड़ोगे तो कुल मार्क्स 100 हो जा रहा है। इसका मतलब कि हमारा ए ऑप्शन मानना कि बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या 12 है, ये सही साबित हो रहा है। तो इस तरीके से सिर्फ एस्टिमेट करके ऑप्शन का सहारा लेकर के बिना कागज पर कलम चलाए सवाल का उत्तर दिया जा सकता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों कहा गया है कि किसी संख्या का 2/5वां हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 210 होती है, मूल संख्या क्या होगी। एक रास्ता इस 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए एक रास्ता हमारे पास ये है कि हम इक्वेशन बनाएं कि संख्या x है और इसमें फिर हम क्या जोड़ेंगे x का 2/5, x का 2/5 और दिस इज इक्वल टू कितना 150। इसमें हम 150 किसी संख्या का 2/5वां हिस्सा उसी संख्या में जोड़ दिया जाए। सॉरी ये 210, यहां पर वो कितना आ रहा है 210। कहा गया है कि संख्या में संख्या का 2/5वां हिस्सा जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 2/10 होती है। तो आप ऐसा करोगे कि इक्वेशन को लिखोगे, इक्वेशन को लिख करके फिर उसको कैलकुलेट करके x का मान बताओगे। एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता हमारे पास है ऑप्शन का रास्ता है। दूसरा रास्ता हमारे पास ऑप्शन विकल्प का है। जरा ए विकल्प पर गौर करो, विकल्प से ही लेकर के चलते हैं। मान लिया कि हमारा 150 है, अब 150 का ही अगर 2/5वां इसमें जोड़ा जाए तो बताओ कि 5 से 30 बार में कट गया, 30 दूनी 60 और 60 150 जोड़ने पर 210 हो जा रहा है। इसका मतलब कि हमारा पहला ऑप्शन 150 सही है। तो ऑप्शन का सहारा लेकर के चले तो इसकी अपेक्षा इससे इस रास्ते से जल्दी सवाल का उत्तर दे करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था। अब आता हूं मैं क्वेश्चन नंबर
12 पर। 12 नंबर क्वेश्चन में बच्चों ये पूछा गया है कि यदि एक संख्या का 3/6 हिस्सा उस संख्या में जोड़ा जाए तो परिणामी 54 होता है। यहां भी देखो ऑप्शन का अगर सहारा लोगे, ऑप्शन का सहारा लोगे, पहले ऑप्शन को हम ट्राई करते हैं कि पहला ऑप्शन मान लो कि 36 है, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि संख्या का 3/6 हिस्सा संख्या में जोड़ा जाए, तो इसका 3/6 हिस्सा इसी संख्या में यानी 36 में जोड़ रहे हो, तो देखो 6 का 36, 6 3 18, 18 36 54, ये मिल जा रहा है 54। और क्वेश्चन में भी यही कहा गया है कि परिणामी संख्या 54 होती है। तो ये ऑप्शन लेकर के हम चलते हैं तो ये डाटा को कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इस सवाल का उत्तर भी ऑप्शन का सहारा लेकर के हम लोग दे सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। इसमें कहा गया है कि एक 3 अंकीय संख्या का प्रत्येक अंक 3 का गुणज है। तो बताओ कि 3 अंकीय संख्या होगी तो एक अंक इकाई के स्थान पर होगा, एक अंक दहाई के स्थान पर होगा, और एक अंक जो है कहाँ होगा, सैकड़ा के स्थान पर होगा। इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर होगा। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक अंक जो है 3 का गुणज है। तो 3 का गुणज क्या हो सकता है, 3 6 9, 3 का गुणज तो अंक यही हो सकता है। अब इसमें ये कहा गया है कि अगर इस संख्या का अंतिम अंक सम संख्या है, संख्या का अंतिम अंक यानी इकाई अंक सम संख्या है, तो सम होने के लिए जरूरी है कि सम तो ये 6 ही है, तो इकाई अंक 6 होगा। अब इसमें एक कंडीशन ये है कि तीनों अंकों का योग 12 है, तो तीनों अंकों का योग 12 होने के लिए ये जरूरी है कि दहाई के स्थान पर भी 3 हो और सैकड़ा के भी स्थान पर 3 हो, तभी कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा कि अंकों का योग 3 3 6 और 6 12 हो गया, और इकाई स्थान पर जो अंक है वो एक सम अंक है। तो संख्या तो इस तरीके से हमें पता चल गई कि संख्या कितनी होगी, 336। अब तो इसमें जो पूछा गया है बता सकते हो कि इसका पूछा गया है कि 25% ज्ञात करो। तो बच्चों 25% अगर ज्ञात करना है तो आप जानते हो कि 25% का मतलब तो 1/4 होता है। 25% का मतलब तो 1/4 होता है। 1/4 तो आप निकाल सकते हो। 4 8 32, 1 16 4 4 16, 84। इस तरीके से, इतना सिंपल तरीके से इस सवाल का उत्तर आप दे सकते हो। अब इसमें कहा गया है बच्चों कि यदि 3 सम क्रमागत संख्याओं का योग 12 है तो दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल क्या होगा। जो बच्चे मेरे क्लास को अटेंड किए हुए हैं और औसत चैप्टर मुझसे पढ़े हुए हैं, उन बच्चों को जरा औसत वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर अगर लागू किया जाए तो देखो सवाल का उत्तर बिना कागज पर कलम चलाए कैसे दे सकते हो। हमारा रुद्रा मेथड देखो यहाँ कितना कारगर है, इसको जरा सा आप लोग देखो। 3 क्रमागत सम संख्याएं हैं, मान लो कि ये 3 संख्याएं हैं और क्रमागत हैं और सम है, तो क्रमागत सम संख्याएं भी बराबर डिफरेंस पर चलती है 2 के डिफरेंस पर। क्रमागत विषम संख्याएं भी बराबर डिफरेंस पर चलती हैं 2 के डिफरेंस पर, और क्रमागत संख्याएं 1 के डिफरेंस पर चलती है, वो भी बराबर होता है। तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है कि अगर संख्याओं का ऐसा कोई सीरीज श्रृंखला दिया गया हो जिसमें डाटा यानी संख्याएं किसी क्रम में हो, आरोही या अवरोही किसी भी क्रम में हो, और अंतर बराबर का चल रहा हो, इसका मतलब सारांश ये हुआ कि समान अंतर वाली श्रृंखला में ठीक बीच वाली संख्या क्या होती है, औसत होती है। तो यहां पर भी 3 संख्याओं का योग, ये बताओ कि 3 संख्याओं का योग जो है वो दिया हुआ है कि कितना है, 12 है। तो इनका औसत अगर बताओगे तो 12/3 यानी कितना होगा, 4। औसत तो 4 होगा, और औसत ठीक ये बीच वाली संख्या औसत होगी। औसत कौन सी संख्या होगी, ठीक बीच वाली संख्या होगी।
तो 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 12 है। यहीं से पता चल गया कि इसका औसत जो होगा 4 होगा और औसत ठीक बीच वाली संख्या होगी, यानी बीच वाली संख्या 4 होगी। अब इसमें ये जब 4 होगी तो इससे आगे की संख्या 2 ज्यादा होगी, यानी कितनी होगी? 6 होगी। इससे पीछे वाली संख्या 2 कम होगी, यानी कितनी होगी? 2 होगी। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, ये हम लोगों का तीसरा नंबर हो गया। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि दूसरी और तीसरी का गुणनफल कितना होगा। तो बताओ, इस दूसरी और तीसरी को गुणा करोगे, 4 और 6 को गुणा करोगे 24। इतना सिंपली आप उत्तर दे करके आगे बढ़ सकते हो। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर देने के लिए भी रुद्रा मेथड पर मैं आता हूं। पिछले एक वीडियो में हमने तुम लोगों को पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़ाया था और उस समय मैं कहा था कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट इतने काम का चीज है कि मैथ में बहुत जगह इसका इस्तेमाल होता है, संख्याओं पर जो आधारित प्रश्न होता है वहां भी इसका इस्तेमाल होता है, मेंसुरेशन में विशेष करके ट्रायंगल में तो जबरदस्त इस्तेमाल होता है, और कहीं भी कोई ऐसा मेंसुरेशन का केस बनता है जहां एक समकोण त्रिभुज बनता है तो वहां इस्तेमाल होना ही होना है। तो उस पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाले मेरे अगर वीडियो को देखोगे तो इस क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर देना बेहद आसान हो जाएगा। कहा गया है कि दो संख्याओं के वर्गों के योग का वर्गमूल 13 है। मान लिए 15 नंबर क्वेश्चन में कि दो संख्याएं x और y हैं, इनके वर्गों के योग का, तो वर्गों का योग तो यही हुआ। कह रहा है कि इनका वर्गमूल जो है कितना है? 13 है। तो यहां से अब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप देखोगे तो तुम लोगों को पता है कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर कितना होता है? 13 का स्क्वायर होता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट को अगर याद रखोगे तो ये बेनिफिट होगा। और मैंने बताया था उस वीडियो में हमने जो डाटा दिया है, मैंने ये बताया था कि जनरली यही डाटा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक बार आप फिर से मेरे पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाले वीडियो को देख लेना। तो ये तो पता चल गया कि अगर 13 का स्क्वायर है तो x और y क्या होगा? 5 और 12 ही होगा। इसमें पूछा गया है कि छोटी संख्या के वर्ग का मान बताइए। तो 5 और 12 में छोटी संख्या तो 5 ही होगी, और 5 का अगर वर्ग हमें बताना है तो कितना होगा? 25 होगा। तो ये कॉन्सेप्ट अगर हम लोगों को पता होगा तो बिना कागज पर कलम चलाए सवाल का उत्तर देके परीक्षा में हम आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों ये कहा गया है, सबसे पहले तो इसमें ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति 3 किस्म के 3 टाइप का कंगन खरीद रहा है और प्रत्येक टाइप के कंगन की संख्या जो है वो समान है। उन कंगनों का प्राइस अलग अलग भले है, लेकिन उन कंगनों की संख्या जो है बराबर है, और ये उनकी कीमत जो है प्रति न कितना 30, 35 और 65 रुपए है। तो सभी कंगन के लिए कुल 1690 रुपए उसने खर्च किया। तो प्रत्येक प्रकार के कितने कंगन उसने खरीदा? तो देखो, सबसे जो बेहतर रास्ता है इसका उत्तर देने का, अगर कुल खर्च जो है, कुल खर्च कितना है? 1690 है। और रेट कितना है? ये पहले वाले का रेट जो है, पहले वाले का रेट जो है, पहले टाइप का जो रेट है, रेट मैं यहां लिखता हूं 30, 35, 65, 30 रुपया जो है पर पीस है। इसका जो है 35 रुपया पर पीस है, और इसका जो है 65 रुपया पर पीस है। देखो, इस क्वेश्चन में एक मुश्किल आसान कर दिया गया है कि तीनों टाइप के कंगन की संख्या समान है। यानी यहां भी अगर संख्या देखो, पहले टाइप का कंगन जो है, कंगन आप लोग खरीद रहे हो, इसकी संख्या अगर x है तो इसकी भी संख्या x होगी, तो इसकी भी संख्या क्या होगी? x होगी।
इस x का मान बताने के लिए सबसे जो बेहतर रास्ता है कि ये जो खर्च है तुम्हारा 1690, उसमें ये रेट जो है तीनों रेट को जोड़ करके भाग दे दो। 30 + 35 + 65 दिस इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1690 और बटा में 130, 30 से ये कट गया, कितना आ गया 13। यानी प्रत्येक प्रकार के कंगन की संख्या x जो होगी वो कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। मैंने तो इतना बोर्ड पर लिख करके तुमको पढ़ाने का प्रयास किया। अगर तुमको जब ये कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप एग्जामिनेशन हॉल में तो सिर्फ आप 1690 और बटा में इन तीनों को जोड़ोगे 30, 35, 65 कितना 130, 0 से 0 कटा और 13 आंसर लिख करके आप इतने ही में आगे बढ़ जाओगे। इतना भी माथा पची है तो मैंने तुमको समझाने के लिए इतना एक्सप्लेन किया। चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में ये कहा गया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 में ये कहा गया है कि सुशांत और प्रशांत की रकमों तनख्वाह की रकमों का आधा फर्क उनकी तनख्वाह के रकमों के जोड़ के 3/10 के बराबर है। मान लेते हैं कि ये सुशांत नाम का आदमी है, इसका सैलरी जो है x है और ये जो प्रशांत है इसकी सैलरी y है और x इज ग्रेटर देन y है। मान लिया। अब इसमें कह रहा है कि तनख्वाह की रकमों का आधा फर्क, तो इनका वेतन जो है, इनके वेतन के रकमों का आधा फर्क यानी फर्क का आधा, तो फर्क का आधा यानी x - y का आधा उनकी रकमों के जोड़ के 3/10 के बराबर है। x + y के 3/10 के बराबर है। ये क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रशांत का वेतन अगर सुशांत का वेतन x मान ले, प्रशांत का वेतन अगर y मान ले, तो इनके वेतन के डिफरेंस का आधा, इनके वेतन के डिफरेंस का आधा इनके वेतन के योग के 3/10 के बराबर है। अब यहां से देखो, ये 2 से ये 5 काट दोगे तो ये अब आप इसको नीचे ले आओगे, x - y बटा में x + y इज इक्वल टू 3/5। अब यहां से बच्चे कैलकुलेशन क्या करते हैं कि कैलकुलेशन क्या करेंगे कि 5 से इसको गुणा करेंगे, 3 से इसको गुणा करेंगे, फिर x बराबर इतना y, फिर x/y। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कैलकुलेट करोगे, फिर सवाल का उत्तर दोगे। जरा यहां से स्मार्ट कैलकुलेशन आप करो, थोड़ा सोचने का तरीका अपना बदलो, हो सके तो देसी विद्या का इस्तेमाल करो। जो मैं अपने कॉन्सेप्ट में कहता हूं कि देसी जुगाड़ भी कभी कभी बड़ी काम की चीज है, यहां पर अब मैं देसी जुगाड़ का इस्तेमाल करता हूं। देखो x - y बराबर 3 और x + y बराबर 5 हो रहा है। अगर मन में हम माइंड में सेट करें कि x का मान अगर हम ले ले, x का मान अगर 4 ले ले और y का मान अगर 1 ले ले, तो देखो 4 में 1 घटा देंगे तो 3 और 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5। इसका मतलब कि x का मान कितना हो गया, x का मान 4 और y का मान कितना 1। यहां से ये हम लोग चाहे तो अनुमान लगा सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। और जब ये हम लोग एस्टिमेट कर लेंगे तो इसको आगे कैलकुलेट करने में जो टाइम लगेगा उस टाइम से हम लोग बच जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सुशांत की तनख्वाह के संदर्भ में प्रशांत की तनख्वाह बताइए। यानी ये पूछा गया है कि प्रशांत की तनख्वाह यानी y सुशांत के तनख्वाह का कितना परसेंट है। तो कितना परसेंट है, तो परसेंट टॉपिक में तुम लोगों को बताया गया है कि जिसका परसेंट बताना होता है उसको नीचे लेते हैं, या ऐसे भी आप सोच सकते हो कि इसको अगर आप यहीं पर आप 25 से गुणा कर दो तो ये कितना हो गया 100, इसको 25 से गुणा कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 25। यानी अगर सुशांत का वेतन 100 है तो प्रशांत का वेतन कितना है 25, तो इसका 100 है तो इसका 25 है। यानी सुशांत के वेतन, चूंकि परसेंट का कैलकुलेशन 100 पर ही किया जाता है, इसलिए आप कह सकते हो कि सुशांत के वेतन का 25%
प्रशांत का वेतन है। अगर ये कैलकुलेशन तुम्हारे माइंड में नहीं आता है तो आप यहां से एस्टिमेट करोगे कि प्रशांत का वेतन 1 है, सुशांत का वेतन 4 है, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रशांत का वेतन सुशांत के वेतन का कितना परसेंट है। तो सुशांत के वेतन का कितना परसेंट, तो सुशांत का वेतन नीचे रखोगे, आप कैलकुलेशन करोगे 1/4 into 100 दैट इज 25%। अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि आप इस तरीके से 25% आप आंसर दे लेते हो कि इस तरीके से देते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी समझदारी किस प्रकार की है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में ये कहा गया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 में ये कहा गया है कि किसी संख्या के 5/9 भाग के 4/5 भाग को उसी संख्या से घटाया जाता है तो 300 शेष प्राप्त होता है, उस संख्या का 5/6 भाग क्या होगा। तो यहां पर कहा गया है कि संख्या के 5/9 भाग के 4/5 भाग को संख्या से घटाया जाता है। तो संख्या में से क्या घटा रहे हो, संख्या के 5/9 भाग का 4/5 भाग ये आप घटा रहे हो तो कितना प्राप्त होता है, 300 शेष प्राप्त होता है। ये 300 शेष प्राप्त होता है। संख्या में से संख्या के 5/9 भाग के 4/5 भाग को घटाया जाता है तो 300 प्राप्त होता है। यहां से ये देख लो, 5 से 5 तो ये कैंसिल हो गया, यानी ये हो गया 4x/9। ये कैलकुलेशन हम लोगों का 4x/9, तो माइनस करोगे तो 9 यहां जाएगा, 9x - 4x दैट इज 5x/9। दिस इज इक्वल टू 300। 5 से इसको काटा 60 बार में, यहां से रिजल्ट आ गया x बराबर 540। संख्या तो हमें पता चल गई कि 540। क्वेश्चन यहीं पर नहीं रुका है, वो पूछा कि संख्या का 5/6 भाग। तो जब अब ये पता चल गया कि संख्या 540 है तो इसका 5/6 भाग तो आप बता सकते हो। 6 से काटोगे 6 × 9 = 54, 9 × 5 = 45, यानी 450 आप इसका उत्तर दे सकते हो। अब अगला जो हम लोगों का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, उसमें कहा गया है 19 नंबर क्वेश्चन में बच्चों ये कहा गया है कि एक व्यक्ति का क्रमशः किराया, स्कूल फीस और घरेलू सामान पर मासिक व्यय 3, 4, 6 के अनुपात में है। यानी ये 19 नंबर क्वेश्चन, ये किराया हो गया, ये जो है स्कूल फीस और ये तुम्हारा घरेलू सामान मासिक व्यय कहा गया है कि इस पर मासिक जो खर्च है इसका अनुपात दिया हुआ है 3:4:6 है। और कहा गया है कि प्रत्येक माह के लिए उसके द्वारा दी गई फीस 5600 है। यानी स्कूल फीस कितना है, 5600 है। मासिक स्कूल फीस जो है वो कितना है, 5600 है। क्वेश्चन में पूछा गया है 5600 है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि वार्षिक आय क्या होगी, उसकी वार्षिक आय क्या होगी ये पूछा गया है। हालांकि ये फीस जो दिया गया है मासिक स्कूल फीस है, ये जो खर्च है ये मासिक खर्च है। अब यहां से इस क्वेश्चन को हमें कैलकुलेट करना होगा। तो आप देखो, मासिक स्कूल फीस 5600 है और स्कूल फीस अनुपात के पदों को देखो 4 है। इसका मतलब कि 4 यूनिट बराबर हमारा हो गया कितना, 5600। तो 1 यूनिट हम लोगों का कितना हो जाएगा, 14 चौका 5600। तो अब बताओ कि ये टोटल उसका मासिक खर्च कितना यूनिट हो, 3, 4, 7 और 6 13। तो 13 यूनिट कितना हो गया, 13 यूनिट बराबर हो गया 1400 × 13, इतना हो गया। अब ये तुम लोगों का यहीं पर कैलकुलेट कर लो, 13 चौका 52,
13 चौका 52 की 2 हासिल 5, 13 एकम 13 और 5 18, ये हो गया। लेकिन ये क्या आया, ये हम लोगों का आया कुल मासिक, ये मासिक खर्च हम लोगों का आ रहा है। तो जितना कमाएगा उतना ही खर्चा किया, उसे क्वेश्चन में कंडीशन है कि जितना कमाया सब खर्चा कर दिया। तो ये तो मासिक खर्चा इतना हुआ और पूछा है वार्षिक आय। तो वार्षिक आय अगर हमें बताना है तो जाहिर सी बात है कि वार्षिक आय के लिए, ये मासिक खर्च है तो वार्षिक आय के लिए 18200 में आप 12 से गुणा कर दोगे और 12 से गुणा करके आप सवाल का उत्तर दे सकते हो। 12 दूनी 24 की 4, 12 दूनी 24, 24 की 4 हासिल 2, 12 बाटे 96, 96 2 98, 12 एकम 12 और 9 21, 2,18,400। ये आप उत्तर दे करके आगे बढ़ सकते हो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। इसमें कहा गया है 20 नंबर क्वेश्चन में कि पहली संख्या के 80% को दूसरी संख्या के 40% से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 प्राप्त होता है और दूसरी संख्या पांचवी सबसे छोटी अभाज्य संख्या की 7 गुना है। यानी कि इस क्वेश्चन में कहा गया है 20 में कि पहली संख्या के 80% को किससे भाग दिया जाता है, दूसरी संख्या के 40% से भाग दिया जाता है, तो परिणाम क्या प्राप्त होता है, तो परिणाम 4 प्राप्त होता है। क्वेश्चन में कहा गया कि ये जो दूसरी संख्या है पांचवी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का 7 गुना है। तो तुम बताओ कि पांचवी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। 2 3 5 7 11, 2 3 5 7 11, 2 3 5 7 11। तो पांचवी सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 11 होगी और 11 की ये कितनी गुनी है, 7 गुनी। इसका मतलब कि ये दूसरी संख्या हमारी कितनी है, 11 सते 77। अब इस 40% से इसको काटोगे तो 2 बार में कट गया, 2 से इसको यहाँ 2 बार में कट गया, 77 इधर जाके गुना हो गया। पहली संख्या कितनी हो गई, पहली संख्या हम लोगों की कितनी हो गई, 77 गुना हुआ 154। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पहली संख्या के 6/11 के 5/8 का 2/3 का मान क्या होगा। यानी अब हम लोगों से ये पूछा गया है कि जो पहली संख्या है यानी कि 154 के ज्यादा पेच लगा दिया है 6/11, 6/11 का 5/8 का 2/7वां भाग कितना होगा। तो अब आप ये बताओ, यहीं से 11 से इसको काटे, 11 7 77, 77 दूनी 154, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 से इस काट दिए 3 बार में, रिजल्ट कितना आया 15। तो ये हम लोग का था 20 नंबर क्वेश्चन। अब हम आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। 21 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का बच्चों कह रहा है कि एक संख्या का 2/3 216 है तो संख्या का 1/18 क्या हो गया, क्या होगा। तो संख्या 1 से इसका कितना है 2/3 216 है, यानी इसको काट दिया 108 बार में, तो x बराबर हमारा कितना 324 हो गया। संख्या तो पता चल गया, संख्या का 1/18। तो अब 324 का 1/18 आप करोगे तो ये तो 18 का स्क्वायर है, रिजल्ट 18 ही होगा। ये सिंपल क्वेश्चन था, ये भी पूछा गया था। अगला जो हम लोगों का क्वेश्चन है 22 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे 650 से गुणा किए जाने पर 560 का गुणज मिल जाए। छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, इसमें जरा सा देखो। 650 को किस संख्या से गुणा किया जाए
कि ये 560 का गुणज हो जाए। अब आपके पास एक रास्ता ये है, क्वेश्चन ये है कि 650 को किस छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि 560 का गुणज हो जाए। तुम्हारे पास एक रास्ता ये है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तब सवाल का उत्तर दो। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो तुम्हारा टाइम ज्यादा किल होगा। बुद्धिमानी कैसे इसमें है, कैसे बुद्धिमानी अपना करके सवाल का उत्तर दोगे, ये जरा देखो। यहाँ पर 10 और 10 से तो दोनों जगह गुणा है, 0 0 है, तो 10 को तो दोनों जगह से मैं आउट कर दिया। तो ये कितना हो गया 65, ये कितना हो गया 56। अब 65 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो 13 गुणे 5 होगा, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप देखते हो तो ना इसमें 13 भी नहीं है और 5 भी नहीं है। तो इस संख्या को 56 का गुणज बनाने के लिए जाहिर सी बात है कि इसमें और इसमें कोई कॉमन तो है ही नहीं। तो कॉमन जब है नहीं तो पूरा का पूरा 56 से ही इसको गुणा करना पड़ेगा, पूरा का पूरा 56 से ही इसको गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इस 65 में और इस 56 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका 13 गुणे 5 और इसका कितना हो जाएगा 8 7 56, तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। उस कंडीशन में क्या करना होगा कि ये जो 56 है उस 56 से ही इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस तरीके से हम अपना सोचने की क्षमता जो है उसको बढ़ा करके सवाल का इतना आसान तरीके से उत्तर दे करके आगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, इसमें पूछा गया है बच्चों कि ए और बी का जो क्या होगा, जहां ए 3 अंकों की एक संख्या का 75% है, ये 3 अंकों की संख्या का 75% है, जो 44 और 55 के महत्तम का 20 गुना है। तो पहले उस 3 अंक वाली संख्या निकालते हैं, 3 अंक वाली संख्या। तो 3 अंक वाली संख्या पहले हम निकालते हैं। ये संख्या क्या है 44 और 55 के महत्तम HCF का 20 गुना है। ये 3 अंक वाली संख्या 44 और 55 के महत्तम का 20 गुना है। तो 44 और 55 का महत्तम कितना होगा, ये 3 अंक की संख्या निकालोगे, 44 और 55 के महत्तम का 44 और 55 का महत्तम कितना होगा 11, और 11 का 20 गुना कितना हो गया 220, यानी 3 अंक वाली संख्या तो 220 हो गई। अब ये जो है इस 3 अंक वाली संख्या का कितना है 75%। 75% का मतलब 3/4 होता है। आप डायरेक्ट 75% का मतलब 3/4 लिख सकते हो। 4 से इसको काटोगे 55 बार में, ये कितना हो गया 165 हो गया, 3 5 15 ऐसा हो गया। बी के बारे में कहा गया है कि 25 का वर्ग है, तो 25 का वर्ग कितना 625। ये पता चल गया है कि 165। अब इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा 790। ये हम लोगों से सवाल पूछा गया था। अब जो है क्वेश्चन नंबर 24 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए हम समझते हैं कि कागज पर कलम उठाना ठीक नहीं है। कहा गया है कि 1 और 5 के बीच का अंतर 41 और x के बीच के अंतर के बराबर है, तो x का मान क्या होगा। अगर आप इस क्वेश्चन के पैटर्न को अगर जान रहे होंगे तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 24 का आप लोग डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। 41 + 5 जोड़ करके आधा कर दोगे, कितना हो जाएगा 46 का आधा, यानी कि 23 आंसर दे सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन को एज वाले चैप्टर में भी इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोगों को पढ़ाया जाता है। जानना चाहते हो तो मैं इसे बता देता हूं। मान लो कि संख्या 1 और 5 के बीच का अंतर, 1 और 5 के बीच का अंतर x - 5, दिस इज इक्वल टू 41 - x, 41 और x के बीच अंतर के बराबर है। अब ये -x इधर आएगा, +x हो जाएगा 2x, -5 इधर जाके जुड़ गया 46, x बराबर कितना हो गया 23। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, इसके पैटर्न की जानकारी होनी चाहिए, और पैटर्न की जानकारी रहेगी तो आप ऐसे सवाल का उत्तर दे सकते हो। तो आज के क्लास में बच्चों हमने आपको कुल मिलाकर 24 क्वेश्चन पढ़ाने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास
मेरा आज का क्लास आपके यूपीएसआई की तैयारी में मददगार होगा। आज के क्लास में बच्चों यहीं तक, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।